सूक्ष्म एकाक्षरं विद्यात् स्थूलं पंचाक्षरं विदुः सूक्ष्मव्यक्तपंचार्णं सुव्यक्तार्णं तथेतरत्। प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने गुरुवार के बाद शुक्रवार के कार्यक्रम में। आज आपसे चर्चा करूंगा आपके जन्म कुंडली के 12 भाव में अवस्थागत प्रारंभ का जीवन, मतलब जिसको कहते हैं कि प्रौढ़, उसके बाद युवा, उसके बाद वृद्ध या बचपना, है ना, बचपन का काल, उसके बाद प्रौढ़ होता है व्यक्ति, उसके बाद मृत्यु को, जरा को प्राप्त कर जाता है। तो ये ग्रहों को जो हमारी कुंडली में बैठे हैं उनको देख करके हम ये कैसे पता लगाएंगे कि हमारी कौन सी अवस्था कैसी बीतने वाली है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल उनके रहिएगा। आइए विषय पे लेके आता हूं। सबसे पहले बात करेंगे, जो मैंने श्लोक पढ़ा है वो शिव पुराण का है, जिसमें भगवान वेदव्यास लिखते हैं कि ओमकार जो अक्षर है, जो एक अक्षर से बना है, इसे सूक्ष्म प्रणव कहते हैं। और जो नमः शिवाय, ये 5 अक्षर से बना जो ये शब्द है, इसे स्थूल प्रणव कहते हैं। इन 5 अक्षर के साथ जब हम ओमकार प्रणव को जोड़ते हैं तो इसका जप वही सिद्ध सन्यासी संत ही कर सकते हैं। बाकी जैसे जैसे आप वर्ण आश्रम धर्म की व्यवस्था को जानते हैं, उस समय आपको सिर्फ नमः शिवाय या शिवाय नमः का ही जप करना चाहिए। इसमें भी ये वो अक्षर है, ये वो मंत्र है, पंचाक्षर मंत्र, जो किसी सिद्ध गुरु के द्वारा प्राप्त होने के बाद ही आप इसे जप सकते हैं, है ना। आप ऐसे ही इसे नहीं जप सकते। कई बार मेरे सामने जब लोग मुझे कुंडलियां दिखाते हैं तो मुझसे पूछते हैं कि मैं उनसे पूछता हूं कि अभी क्या मंत्र जपते हैं, कौन सी पूजा करते हैं, तो वो कहते हैं पंडित जी मैं ओम नमः शिवाय का जप करता हूं। जबकि मैंने कहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए। आप किसी योग्य गुरु से जब तक दीक्षित ना हो तब तक ये मंत्र आपको नहीं जपना चाहिए। जबकि यहां क्या बात आई कि ओम नमः शिवाय का वही सिद्ध संत महात्मा सन्यासी ही जप कर सकते हैं, अन्यथा जो सन्यासी नहीं है, गृहस्थ है, उसे शिवाय नमः या नमः शिवाय का जप करना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है। यह शिव पुराण की बात मैं बता रहा हूं। आइए विषय पर लेके आता हूं। लग्न से लेकर के, लग्न, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, इस अवस्था को, मतलब ये जो घर हैं चारों, लग्न, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, इस अवस्था में अगर कोई शुभ ग्रह बैठा है तो उस जातक की बाल्यावस्था, मतलब लग्न से लेकर के चौथे स्थान तक को व्यक्ति के जीवन के बाल्यावस्था को वहां से देखा जाता है। और अगर इन भावों में कोई शुभ ग्रह बैठा है तो उस जातक की बाल्यावस्था अच्छी बीतती है। अगर पापक ग्रह और शुभ ग्रह दोनों बैठे हैं तो फिर वो मिला जुला बीतेगा। और अगर सिर्फ पापक ग्रह बैठे हैं तो वो बचपन, जो बाल्यावस्था होती है, वो कष्टकारी होती है। वहीं पंचम, षष्ठम, सप्तम और अष्टम, इस स्थान को, मतलब ये जो जन्म कुंडली के ये जो भाव हैं, इन्हें युवावस्था के तौर पे देखा जाता है। मतलब व्यक्ति का युवावस्था कैसा बीते, तो इसको आप पंचम, षष्ठम, सप्तम और अष्टम स्थान में बैठे ग्रहों से देख सकते हैं। अगर वहां शुभ ग्रह बैठे हैं तो उसको, उसकी युवावस्था सुखदायक बीतेगी। और अगर पापग्रह बैठे हैं तो वो कष्टप्रद बीतेगी। और अगर दोनों मिलके बैठे हैं तो फिर सामान्य बीतेगी। फिर उसके बाद बात आती है कि कई बार लोग प्रश्न ये पूछते हैं कि बुढ़ापा कैसा बीतेगा। तो नवम, दशम, एकादशवां और 12वां, इन भावों को, ये जो चारों भाव हैं, इन भावों को वृद्धावस्था का भाव कहा गया, जरावस्था जिसको कहते हैं। तो अगर इन भावों में कोई शुभ ग्रह बैठेगा तो उस व्यक्ति का बुढ़ापा सुखप्रद बीतेगा। अगर पापग्रह बैठेंगे तो उस व्यक्ति का बुढ़ापा कष्टप्रद बीतेगा।
और अगर दोनों ही बैठे हैं, नवम में पापक, दशम में शुभग, एकादशवें में पापक, 12वें में शुभग, तो ये मिला जुला यानी कि दोनों ही तरीके के परिणाम देखने को मिलेंगे सामान्यतया। ये ऐसा सिद्धांत है जो सभी कुंडलियों पे, सभी लग्न की कुंडलियों पे लागू होगा। इसमें आपको ये नहीं देखना है कि वो ग्रह उस कुंडली का कारक है, अकारक है या मारक है। सिर्फ हमें शुभग ग्रह और पापक ग्रह को श्रेणीबद्ध करके इसे देखना होगा। इसमें गुरु, शुक्र, बुध और चंद्रमा शुभग ग्रह होंगे। इसके साथ साथ शनि, मंगल, राहु और केतु पापक ग्रह होंगे। क्लियर है? कुछ इसी तरीके से आज के इस राशिफल के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। एक बार फिर से कल उपस्थित होंगे। बहुत बहुत नमस्कार।